हेलो गाइस, क्रिप्टन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 3। आई होप आप सभी बढ़िया हों। तो लेक्चर नंबर 3 में आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस के बारे में हम आज सीखेंगे। ये रेजोनेंस का पार्ट 1 है। आप इसको रेजोनेंस पार्ट 1 के नाम से भी जान सकते, मतलब दे सकते हो। तो रेजोनेंस पार्ट 1 के अंदर हमें सबसे पहले तो ये जानना है कि ऐसा क्या हुआ था कि उन लोगों को पता चला कि रेजोनेंस जैसी भी कोई चीज़ होती है। तो जैसे मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, जैसे मैंने बनाया CH3COO माइनस। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ कि ये एक्स और ये वाई, और मैं आपसे बोलता हूँ कि इनके बॉन्ड लेंथ का मुझे ऑर्डर बताओ कि कौन किससे ज़्यादा होगा, कौन किससे कम होगा। तो आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ा होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि बॉन्ड ऑर्डर प्रोपोर्शनल टू 1 बॉन्ड लेंथ होगा। ठीक, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, अगर मैं आपको बोलूँ तो डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है। तो डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर होता है जितने उसके बॉन्ड होते हैं, 2। और सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर होता है जितने उसके बॉन्ड होते हैं, वो 1। यानी कि इस हिसाब से अगर बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो वाई क्या होना चाहिए, मतलब बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होना चाहिए, वाई ग्रेटर देन एक्स होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको पता चल रहा होगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम। बट हुआ ये, इसमें ऐसा देखने को नहीं मिला। इसमें देखने को मिला कि x इक्वल टू वाई आ रहा है। तो फिर ये क्या हो गया कि y ग्रेटर देन एक्स होने की वजह x इक्वल टू वाई हो गया, क्योंकि उन लोगों ने तो ये देखा था। तो उन लोगों ने जब अपना दिमाग लगाया तो उन्होंने दिमाग लगाकर बोला कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है, एक जगह पर नहीं टिका हुआ है, वो मूव कर रहा है। तो उन्होंने सोचा कि इस तरीके से स्ट्रक्चर ना होकर ये स्ट्रक्चर इस तरीके की है कुछ, ये डैश डैश, मतलब ये दोनों ऑक्सीजन के बीच में क्या हो रहा है, वो नेगेटिव चार्ज बटा हुआ है। तो -1/2 -1/2, यानी कि टोटल -1 क्या हुआ है, इन दोनों के बीच में बटा हुआ है। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलो या इसको आप रेजोनेंट, आप इसको बोल दो रियल हाइब्रिड। ठीक है, रियल जो हाइब्रिड होता है वो एक जो स्ट्रक्चर होती है, रियल स्ट्रक्चर होती है किसी भी मॉलिक्यूल की। ठीक है, रियल हाइब्रिड इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ एनी मॉलिक्यूल। यानी कि CH3COO माइनस ऐसा नहीं दिखता है जो आपने देखा है। ये हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम रिएक्शंस वगैरह को क्या कर सकें, आसानी से शो कर सकें, बॉन्ड के मूवमेंट को शो कर सकें। अदरवाइज होता ये इस तरीके से है कि जो ये चार्ज था वो दोनों ऑक्सीजन के बीच में क्या था, बटा हुआ था। तो इस वजह से उन्होंने अपने दिमाग के अंदर एक आइडिया लगाया कि ये ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है, वो इस तरीके का दिखता है जो आप यहाँ पर देख रहे हो, रियल हाइब्रिड के अंदर देख रहे हो। तो हुआ क्या था, हुआ ये था कि इस नेगेटिव चार्ज ने क्या किया था, शिफ्ट किया था अपने आप को। तो शिफ्ट करके ये क्या बनाएगा, शिफ्ट करके ये बनाएगा CH3CO माइनस, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O। ठीक है, अपना जो नेगेटिव चार्ज है उसने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, दूसरे की तरफ ट्रांसफर कर दिया। तो ये जो दोनों बने, अगर मैं इसको A और इसको अगर B नाम देता हूँ, तो A एंड B क्या है आपकी, A और B आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये आपकी क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। लेकिन कोई भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के बारे में जानकारी नहीं दे सकती है। ठीक है, ये दोनों मिलकर ही बता पाएंगे कि इसका मेन काम क्या है, इसकी मेन रिएक्शन क्या है। अकेला कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब ए बी नहीं बता पाएगा, लेकिन ये जो रियल हाइब्रिड है ये पूरा बता देगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये रियल हाइब्रिड क्या होता है, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देता है इस स्ट्रक्चर के बारे में। पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन से मेरा मतलब है कि अगर मैं बोलता हूँ आपको कि आप बी को लो और बी को मुझे देखकर बताओ कि इसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है कि सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो आप बता नहीं पाओगे देखकर। लेकिन जब आप दोनों रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाओगे तब आपको पता चल जाएगा कि दोनों कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के जो बॉन्ड हैं उनके बीच में डबल और सिंगल दोनों कैरेक्टर हैं। ठीक है, जब आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो तो वो कितना आता है, 3/2 1.5 आता है। यानी कि इसका जो एक्स और वाई है इसके लिए जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 1.5 होगा, दोनों के लिए बॉन्ड ऑर्डर सेम रहेगा अगर मैं बोलता हूँ तो। ठीक है, अगर ऐसे बोलते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या रहने वाला है, दोनों के लिए सेम रहने वाला है। बॉन्ड ऑर्डर सेम रहेगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये एक स्ट्रक्चर से नहीं बता पाएंगे आप, दोनों स्ट्रक्चर को देखेंगे तब बताएंगे। लेकिन जो रियल स्ट्रक्चर है इसको देखकर आप बोल सकते हैं कि ये जो बॉन्ड है आपको क्लियर दिखाई दे रहा है वो सिंगल और डबल दोनों तरह का कैरेक्टर है, क्योंकि जो डैश डैश है वो डबल बॉन्ड को, नेचर को शो कर रहा है। इसका मतलब रियल स्ट्रक्चर तो सब कुछ बता देती है, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सब कुछ नहीं बता पाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब भी कोई रिएक्शन मैकेनिज्म जब किसी चीज़ का बना रहे होते हैं तो मैकेनिज्म के टाइम पर हम इसको नहीं लिख सकते हैं, रियल स्ट्रक्चर को नहीं ले सकते हैं पिक्चर के अंदर। ठीक है, अच्छा इसका एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ।
जैसे मैंने बनाया, मान लीजिए बेंजीन की स्ट्रक्चर बने, ठीक है, ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है। तो ये बेंजीन की स्ट्रक्चर अगर आप इसका रेजोनेंस करवाओगे तो आपको क्या नजर आएगा, यह होगा इस तरीके से। बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। तो ये ए और अगर ये बी, ए और बी मैं इन दोनों को नाम देता हूं, तो ये ए और बी क्या है, आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और इनको बोला जाता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये साइंटिस्ट के नाम पर दी गई थी, ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट आए थे इसके अंदर अपना योगदान देने के लिए। तो इसकी रियल स्ट्रक्चर क्या होगी, तो रियल स्ट्रक्चर क्या है, सिग्मा बॉन्ड में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो अपनी जगह पर बने हुए हैं, लेकिन ये जो पाई बॉन्ड हैं वो क्या हो रहे हैं, डीलोकेलाइज हो रहे हैं। पाई बॉन्ड क्या हो रहे हैं, डीलोकेलाइज। डीलोकेलाइज का मतलब क्या है, और आप बोल सकते हैं ट्रांसफर हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह की तरफ। तो जैसे हमने अभी पीछे बनाया था वैसे ये बनेगा, और इसमें क्या होता है, इस तरीके से पाई बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन शो किया जाता है। तो आप लोगों ने इसको किस तरीके से देखा है, आप लोगों ने इस तरीके से देखा है उसको, ऐसे इन जनरल अगर मैं बात करूं। लेकिन ये जो सर्कल आपने बीच में बना रखा है उसका मतलब होता है ये डैश डैश, और इस डैश डैश का मतलब होता है कि ये जो पाई बॉन्ड है वो चारों तरफ घूमे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहीं एक ही जगह पर रहें, ये पूरे के पूरे रिंग के अंदर घूमे। तो ये जो स्ट्रक्चर हुई, ये स्ट्रक्चर कौन सी हुई इसकी, ये स्ट्रक्चर हुई इसका रियल हाइब्रिड, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, इसका रियल स्ट्रक्चर। क्लियर। तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे, तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर से बोलता हूँ कि इस स्ट्रक्चर को देखकर बताओ कि ये जो बॉन्ड रहने वाला, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड का ऑर्डर क्या रहेगा, तो आप तो वन बोल दोगे, लेकिन आपको पता है कि अगर देखा जाए तो वन नहीं है, वो वन कुछ 1.5 समथिंग आता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सिंगल ही कैरेक्टर नहीं है, डबल बॉन्ड का कैरेक्टर भी है। तो अगर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर की जगह डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा पहले से, क्योंकि बॉन्ड लेंथ क्या होने जाएगी, कम होने जाएगी। वो ये तो बता देगा लेकिन ये नहीं बता पाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमें तो केमिस्ट्री के अंदर जब रिएक्शन मैकेनिज्म लिखना है तो इसको तो यूज करके आप बॉन्ड का आना जाना नहीं बता पाओगे, तब तो आपको ये यूज करनी पड़ेगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अच्छा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर, एक और नाम दिया जाता है इन्हें जिसको बोला जाता है इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इनको इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। तो हम क्या करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर, ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं। अब कौन सा मैकेनिज्म शो करेगा, कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की कौन कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी, कौन सी स्टेबिलिटी होगी, उसके बारे में तो सेकंड लेक्चर में बात करेंगे। पहले ये बात कर लेते हैं कि रेजोनेंस होता क्या है। तो रेजोनेंस क्या होता है, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। रेजोनेंस इक्वल टू क्या होगा, डीलोकेलाइजेशन ऑफ डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन इनटू पैरेलल पी ऑर्बिटल्स, पैरेलल पी ऑर्बिटल्स। पी ऑर्बिटल्स के अंदर इनके इलेक्ट्रॉन का क्या, डीलोकलाइजेशन होना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, उसी को रेजोनेंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अंदर खास बातें क्या होंगी एक एक करके पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये खास बातें पता होना जरूरी है, अदरवाइज आप नहीं बता पाओगे सारी चीज़ें, मतलब थियोरेटिकल क्वेश्चन में मात खा जाओगे आप लोग। तो जो लुईस स्ट्रक्चर आपने सुना होगा, सर द लुईस स्ट्रक्चर्स, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, द लुईस स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी and they are called as and they are called as रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बताया वो। सेकंड सेकंड पॉइंट है द रियल मॉलिक्यूल, द रियल मॉलिक्यूल कॉल्ड एज रियल हाइब्रिड, क्योंकि वही उसकी क्या हो सकती है, रियल स्ट्रक्चर होती है, इसलिए रियल मॉलिक्यूल उसने यहाँ पर क्या किया है, यूज किया है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या होगा, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूट, all resonating structures contribute into the real hybrid। इसका मतलब क्या होता है कि सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुल मिलाकर क्या बताना चाह रही हैं आपको कि रियल हाइब्रिड की स्ट्रक्चर कैसी है, या वो ये बताना चाह रही हैं आपको कि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिलोकलाइज हो रहे हैं, ठीक है। कंट्रीब्यूट इनटू रियल हाइब्रिड, दैट मीन्स द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ रियल हाइब्रिड। यहाँ रियल स्ट्रक्चर में अब की बार क्या लिख देता हूँ, रियल स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, ठीक है। यानी कि क्या हो रहा है कि वो रियल स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट के बारे में अगर हम बात करते हैं, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर
which contribute more is known as major resonating structure और major contributor, ठीक है, and other known as minor contributor। मेजर कंट्रीब्यूटर मतलब उसने क्या किया है, सबसे ज़्यादा उसके कैरेक्टर को शो किया है रियल हाइब्रिड के। अब कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा वो तो आप जैसे जैसे लेक्चर देखते जाओगे उसके अंदर आपको पता चलेगा। अभी हम केवल उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, खास खास बातों के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका आपको यूज़ आगे लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, अमोंग ऑल स्ट्रक्चर्स द रियल हाइब्रिड, आर एच करके लिख रहा हूँ, द रियल हाइब्रिड इज ओनली रियल स्ट्रक्चर which is most stable, which is most stable and having, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है वो सबसे कम एनर्जी रखता है। स्टेबल है तो उसको कोई चिल्ला नहीं रहता, चुपचाप जगह पर रहता है वो, ठीक है। हैविंग लेस एनर्जी, बाकी के कंपैरिजन में क्या होती है, लेस एनर्जी होती है उसकी। 6 पॉइंट के बारे में अगर हम बात करते हैं, आप ऐसा कीजिए, एज नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ एनी स्ट्रक्चर इंक्रीजेस, ठीक है। जैसे जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीज होगी वैसे वैसे ही आपकी जो स्टेबिलिटी है रियल स्ट्रक्चर की वो बढ़ती जाती है। तो एज नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी ऑफ एनी स्ट्रक्चर जो भी दी गई होगी इंक्रीजेस, ठीक है। 7th पॉइंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं लिखने जा रहा हूँ, 7th पॉइंट, इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इक्वल रेजोनेटिंग structures are showing major contribution, are showing major contribution then unequal resonating structure doesn't matter if they are more in number than इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये है कि अगर आपने जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई हैं उसमें आपके अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है और एक ऐसा कंपाउंड था जिसके अंदर कैसा बना है, इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है, तो जो इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है वो आपको ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है और ज़्यादा उसकी जानकारी देता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि वो ज़्यादा स्टेबल भी है, ठीक है। इसका मतलब ये भी है कि जिसके अंदर इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू जिसके अंदर अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं। रीज़न ये होता है, अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर जो चार्ज होता है वो थोड़ा थोड़ा करके सेपरेट होता है और इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर जो चार्ज होता है वो आधा आधा मतलब पूरा पूरा करके सेपरेट होता है। पूरा इन द सेंस कि अगर -1 होगा तो -1/2, लेकिन जब आपका अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा तो उसके अंदर कैसे डेल डेल करके सेपरेट मतलब अंदर जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये है आपका O-। जब आप इसके अंदर रियल स्ट्रक्चर देखोगे इसकी, तो जब आप बनाओगे तो इस तरीके से नजर आएगी आपको। चार्ज तो पूरे में घूम जाएगा लेकिन यहाँ डेल माइनस, यहाँ डेल माइनस, यहाँ डेल माइनस, ऑक्सीजन के यहाँ पर भी डबल बॉन्ड रहेगा, डेल माइनस रहेगा। ये कैसे बने, ये मैंने कैसे डेल डैश बनाया, डेल माइनस कैसे लिखा वो आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा। बट फिलहाल मैं जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप वो समझिए। जैसे CH3COO-, तो जब इसकी आप रियल स्ट्रक्चर, ये तो क्या है, रियल स्ट्रक्चर है इसकी, ठीक है, रियल स्ट्रक्चर। जब आप इसकी बनाओगे रियल स्ट्रक्चर तो आपको कैसी नजर आएगी, CH3 C डबल बॉन्ड डैश डैश O डैश डैश, ये -1/2 और ये -1/2। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये जो माइनस चार्ज है वो थोड़ा थोड़ा करके क्या हुआ है, सेपरेट हुआ है, डिवाइड हुआ है। लेकिन ये जो माइनस है वो क्या हुआ है, पूरा आपको नंबर दिखाई दे रहा है -1/2। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने बताया था डेल का मतलब पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन -1/2 मतलब प्योर -1/2 है जो क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। अब स्टेबिलिटी कैसे बढ़ी इससे, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। स्टेबिलिटी का मतलब ऐसा होता है जैसे इसके अंदर भी एनायन है, इसके अंदर भी एनायन है, तो स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, तो स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि वो एनायन अपनी जगह पर नहीं मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए H+ क्या गया, अटैक करने के लिए गया, इधर से H+ अटैक करने के लिए गया,
तो जिसका एनायन वहाँ पर अपनी जगह पर नहीं होगा तो वो इस H+ का अटैक भी सहन नहीं करेगा। कहने का मतलब है अगर आप नेगेटिव चार्ज को क्या कर दोगे, गायब कर दोगे उसकी जगह से, तो H+ अटैक नहीं कर पाएगा, और H+ अटैक नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब ये है ना कि वो स्टेबल रहा। अगर कोई इसको छेड़ नहीं पाया इसका मतलब वो स्टेबल है। तो अगर डेल माइनस करके रहा तो वो उसके ऊपर अटैक कर देगा, क्योंकि उसे पता है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो पूरी तरीके से नहीं जा रहा है, तो थोड़ा थोड़ा करके जा रहे थे, उसको टाइम मिल जाएगा इसके ऊपर अटैक करने में, एज कम्पेयर टू दिस जो नीचे बनाया मैंने। नीचे क्या है, माइनस हाफ मैंने कि जैसे ही ये आया उसका मतलब जैसे इसके पास अटैक करने आया वैसे ही क्या हो गया, ये अपना चार्ज दूसरी जगह पर भेज दिया। ठीक है, तो जैसे इसने चार्ज अपना दूसरी जगह पर भेज दिया तो उसको दूसरी जगह जाना पड़ेगा, दूसरी जगह गया तो उसने पहली जगह पर भेज दिया। ऐसे करके क्या होता है, ये अपना अटैक नहीं कर पाता है। तो जो अटैक को काफ़ी देर तक सहन करके रख लेता है या बचा के रख लेता है वो क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल। तो अगर मैं ये ए और इसको बी नाम दूं और आपसे पूछूं स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, बी ग्रेटर देन ए। रीज़न क्या है कि बी के अंदर क्या है, दो इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और ए के अंदर क्या है आपकी 5 अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आती हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके बारे में बात करूंगा मैं कि किस तरीके से 5 अनइक्वल और बाकी की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसके अंदर नजर आती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये 7th, काफ़ी सारे क्वेश्चन के आपके आंसर ये देगा, बेसिक स्ट्रेंथ हो चाहे एसिडिक स्ट्रेंथ हो सबके अंदर। ठीक है, एक और पॉइंट आपको यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, सिस्टम दो शो रेजोनेंस। आज मैं ये टॉपिक लिखकर छोड़ दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से सिस्टम है जो रेजोनेंस शो करते हैं। तो जिसके पास डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है वो, जिसके पास डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव होता है वो, जिसके पास डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर होता है वो, जिसके पास डबल बॉन्ड फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड और यहाँ वैकेंट डी होता है वो। ठीक है, उसके बाद डबल बॉन्ड सिंगल और पॉजिटिव चार्ज होगा वो। ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल और यहाँ फ्री रेडिकल हुआ वो। तो ये सभी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 सिस्टम्स के बारे में आपको एक एक करके पढ़ना है नेक्स्ट क्लास से। तो ये 6 सिस्टम्स हैं जिसके अंदर रेजोनेट अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है, मतलब रेजोनेंस देखने को मिलता है। आप अगर देखोगे कि डबल बॉन्ड डायरेक्ट आ गया, बीच में कोई सिग्मा बॉन्ड नहीं आया, तो वहाँ रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है, और क्या कंडीशन होती है रेजोनेंस शो करने की और किस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स अपने रेजोनेंस शो करते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। फिलहाल आप इन पॉइंट्स को याद रखिएगा, ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी ने कार्बोनाइन स्टेबिलिटी, इन सब चीज़ों के बारे में निकालने के लिए। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।